अच्छा, जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें हम जो अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हमने अम, जो आज के लिए किया है वो है हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस एंड पेरेंटिंग को भी हम लोग टच करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग आपको पता है इसलिए है कि स्पाउस मैनेजमेंट जो है ना वो भी एक कोर्स होना चाहिए, स्पेशली शादी में जाने से पहले ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं काफ़ी लोगों की, और जब शादी होती है तो वो एक रियलिटी जो है ना वो आपको टच करती है, तो कुछ लोगों को संभल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि वाकई होना चाहिए और हम आज डिस्कस करेंगे खालिद साहब के साथ। तो ये सबसे पहले बताएं कि आजकल की जो आपकी फास्ट पेस सोसाइटी है उसमें हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस है क्या? बेसिकली सोसाइटी कोई भी हो, चाहे वो इस सदी की हो या किसी और सदी की हो या किसी इस इलाके की हो या किसी और इलाके की हो, हमें रिलेशनशिप हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारा जो बेसिक फाइबर ऑफ द सोसाइटी है वो रिलेशनशिप की वजह से खड़ा होता है, और स्पेशली द पेरेंटिंग एंड स्पाउस रिलेशनशिप, जो कि एक बेसिक यूनिट है किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए। बिल्कुल। और अगर आप गौर करें तो इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही है। और अनफॉर्चुनेटली इसको हम लीस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं इसके बारे में जानने के लिए। कोई भी काम हम ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए या तो कोई कोर्स करते हैं या उसके लिए कोई लर्निंग करते हैं या उसके लिए कोई एजुकेशन का सिस्टम रखते हैं या मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं उसके बारे में जानने के लिए या उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, ये जो पेरेंटिंग है, इसके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एग्जैक्टली ऐसे क्या तरीक़ाकार है जिसकी बिना पे, जिसके होने से आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऐसा ही है, जिससे आप अपनी लाइफ को, ना सिर्फ अपनी लाइफ को आप बेस्ट तरीके से गुजार सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी ठीक कर सकते हैं, उसको भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऐसा ही है। तो अहमियत उसकी इतनी ही है कि जितनी एक इंसान की सर्वाइवल की अहमियत हो सकती है। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका प्रोफेशनल भी कभी करियर भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को। बिल्कुल। इसलिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये बताएं कि जो है आपका पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ फैमिली रिलेशनशिप को? अच्छा, ऐसा है कि जो सबसे मोस्ट इग्नोर्ड थिंग है हमारी स्पेशली सोसाइटी में, वो है पेरेंटिंग इटसेल्फ। पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स कोई जानबूझ के तो नहीं अपनाते कि उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट फ्यू जो इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे ये कोई नेचुरल पेरेंटिंग स्टाइल्स ही बन जाते हैं, बिकॉज जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूँगा पहले रिलेशनशिप से फिर पेरेंटिंग के साथ। जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, हमारी शादी होती है, या वो अरेंज शादी होती है या वो लव मैरिज कहलाती है, दो ही सूरतें होती हैं जिसमें हम लोग शादी करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो हम दो लोग जो हैं दो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, दो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम लेके आते हैं, दोनों अपने अपने पास्ट बैगेजेस लेके आते हैं, दोनों अपने अपने फैमिली इश्यूज साथ लेके आते हैं, ऐसी और पर्सनैलिटीज़ लेके आते हैं। अच्छा, दोबारा जब वो आके दोनों इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे आके कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक ज़िंदगी का तमाशा स्टार्ट होता है कि ये दोनों का टकराव होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपको अंडरस्टैंडिंग की कि आपने एक रिलेशनशिप को निभाना कैसे है, उसको बनाना कैसे है, उसको आगे लेके कैसे चलना है। अब उसकी एक पूरी साइंस है, उसकी एक पूरा आर्ट है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो अपनी किसी भी क्रिएशन को अपने आर्ट की वजह से, अपनी स्किल की वजह से खूबसूरत बनाता है। इसी तरीके से शादी का हो जाना इट्स जस्ट अ लॉ, अ साइंस, लेकिन उसको आगे लेके चलना इट्स आर्ट। उसके अंदर आप अपने आप को जितना स्किल्स पैदा करेंगे अपने अंदर, उतना ज़्यादा आप रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपका रिलेशनशिप
स्टार्ट होता है तो उसके बाद डेफिनेटली फिर हमारे बच्चे इक्वेशन में आते हैं, तो वहाँ पे पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब पेरेंटिंग का टाइम आता है तो हमें अगेन पेरेंटिंग के बारे में भी अच्छे से पता नहीं होता। तो मोस्टली दो तरह की पेरेंटिंग होती है, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है, एक नेगेटिव पेरेंटिंग होती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग ये होती है कि आपको पेरेंटिंग के बारे में आइडिया है, आप इसके बारे में कुछ नो हाउ रखते हैं और आप एक ख़ास तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। ठीक। आप उनको साथ लेके चलते हैं, आप उन्हें समझाते हैं, आप एक पूरी इस साइंस को समझते हैं कि एक बच्चे को जब वो पैदा होता है तो उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको किस तरीके से लेके चलना है, फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको किस तरीके से हमने उसको इस सोसाइटी में चलने के काबिल बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप के साथ अगेन वही ताल्लुक है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो बच्चों की पेरेंटिंग भी अच्छी होगी, रिलेशनशिप ख़राब है तो बच्चों की पेरेंटिंग भी ख़राब होगी। हाँ, क्योंकि पेरेंटिंग है ही टीम वर्क। इस टीम वर्क। जब बच्चे जब आप खुद ही खुश नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो सारे का सारा गुस्सा आप बच्चों पे निकालेंगे। आप हर तरह से आपका पूरा इम्पैक्ट आपके मूड का, आपके माहौल का, आपके डे नाइट का उस बच्चों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। सो ये लिंक तो हमेशा साथ साथ चलता है। मैं आज जब भी बच्चों की कोई काउंसलिंग करता हूँ या मेरे पास आते हैं तो मुझे मेरा ख्याल है बच्चे को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसके माँ बाप का रिलेशनशिप कैसा होगा। अच्छा। और मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, जो कि मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है, जिसका मुझे 90% आंसर पता होता है बच्चे को देख के, बट आई जस्ट आस्क टू कंफर्म इट कि आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, तो वो एग्जैक्टली वही निकलता है जिस तरह का बच्चे का उस टाइम के वक्त के हिसाब से जो उसकी साइकोलॉजी होती है। और आपकी जो रिसर्च होगी उसमें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जो पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते होंगे, शोर मचाते होंगे या एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं रखते होंगे और वही चीज़ें बच्चों के सामने रिपीट करते होंगे, तो डेफिनेटली बच्चे की शख्सियत में नेगेटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। सो ट्रू। कोई एक भी ऐसा पॉजिटिव नहीं होगा कि आप कहेंगे अच्छा इस चीज़ ने इसके अंदर कोई पॉजिटिविटी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो कंफर्म बात है कि आपके बच्चे में ना सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू आएंगे, बिहेवियरल इशू आएंगे, उसमें पर्सनालिटी फ्लॉज आएंगे जो कि वो नॉर्मल लाइफ में आम तो आपको शायद पता ना चले, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है प्रोफेशन में तो उसका इम्पैक्ट उसके सबॉर्डिनेट्स पे पड़ेगा, अंडर कमांड्स पे पड़ेगा, कलीग्स पे पड़ेगा, जब उसकी शादी होगी तो उसके स्पाउस पे पड़ेगा, फिर उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चों पे पड़ेगा। सो इट्स अ साइकिल, इट इज कीप्स गोइंग। अगर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था तो देयर आर लाइकली चांसेस कि आपका भी नहीं होगा, एंड देयर आर लाइकली चांसेस कि आपके बच्चों का भी नहीं होगा, अनलेस समवन ब्रेक्स द पैटर्न। अच्छा। कोई बीच में से उठे और बोले कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है, और जब वो ठीक करेगा तो उनके बच्चों का भी ठीक होगा, फिर उसके बाद आगे चलेगा। तो आपको कैसे लगता है कि इस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? इस पैटर्न को प्रेजेंट मोमेंट में ही किया, जब पास्ट इज़ अ पास्ट, फ्यूचर अभी आया नहीं, तो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है ही और शी, वही इस पैटर्न को ब्रेक कर सकता है। मैं और आप अपने अपने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसी है। और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, आप इसको ऐसे समझ लें कि रिलेशनशिप एक ऐसी रस्सी है जिसको आप दोनों ने पकड़ा हुआ है। ऐसी है, बिल्कुल। और उसके आगे ज़माने के परेशानियाँ, ख़ानदानी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, सारे उसको खींच रहे हैं। ऐसी है। और ये रिलेशनशिप उनके साथ बंधा हुआ है। बिल्कुल। आप दोनों ने पकड़ा हुआ है, आप दोनों ने जितना मजबूती से इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखा उतना ये मजबूत होगा। बिल्कुल। और अगर किसी एक ने छोड़ दिया या दोनों ने छोड़ दिया तो इट्स गॉन। तो ये पैटर्न भी उसी तरह टूटेगा कि जब आप ये फैसला कर लेंगे कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में ये रिलेशनशिप है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो खैर बच्चे और उनके रिलेटेड भी है, बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, आप क्या
करते हैं, अगर तो हम अलग अलग रोल करके जेंडर वाइज देखें, तो आप एक हस्बैंड को क्या सजेस्ट करेंगे और एक वाइफ को क्या सजेस्ट करेंगे टू मेक एक्चुअली दिस रिलेशनशिप वर्क और शादी भी कामयाब हो, और उसके साथ ख़ासतौर पे अगर आपके बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो उनके आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ के, वो कितने इफेक्टेड होते हैं जब एक रिलेशनशिप इस तरह ख़राब होता है, कितनी फैमिलीज़ डिस्टर्ब होती हैं। वो सिर्फ एक बंदा या एक बंदी से नहीं होता, उनसे जुड़े सारे रिश्तों से होता है। तो क्या सजेशन आप देंगे कि वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चीज़ें ये जाएँ? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, जो मेरा ख्याल है इस पूरे प्रोग्राम में सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। थैंक यू। आई विल ट्राई कि इस शॉर्ट टाइम में मैं इसका आंसर करूं, क्योंकि सारी बातचीत इसके अंदर ही है, ऐसा ही बाकी तो सारी साइकोलॉजी। देखें, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि वो अपने साथ एक पोटली लेके आते हैं। मैं सादा लफ्ज़ों में बात करता हूँ सो दैट लोग इसको समझ लें। बैगेज लेके एक बैगेज लेके आते हैं, जिसमें हम मोस्टली कहते हैं एक ब्लैक बैगेज भी होता है। उस बैगेज के अंदर उनकी पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग, उनकी बिलीफ सिस्टम, उनके रूल्स, उनकी वैल्यूज़, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका कल्चर, हर चीज़ उसके अंदर होती है। उसके अंदर उनके इमोशनल ट्रामास, उसके अंदर उनकी पेन्स, उनके पेन पॉइंट्स, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर उनकी स्टोरीज होती है। ये एक बैगेज हस्बैंड लेके आता है, एक बैगेज वाइफ लेके आती है, ये दोनों लेके आते हैं। अब यहाँ आके अगर उनको किसी ने ये चीज़ पहले से बताई है कि आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है द वे दे आर, आते ही क्या होता है कि हम एक दूसरे को जीतने की ख्वाहिश में लग जाते हैं। बिल्कुल। या हम एक दूसरे को टीच करने के कोशिश में लग जाते हैं, अपने मुताबिक बनाने अपने मुताबिक के। आप एक स्टार्ट ही रिलेशनशिप का इस तरह लेते हैं, मे बी अ हस्बैंड, अगर हम हस्बैंड को कहें तो उसको ये लगता है कि अब मुझे इसको टीच करना है, इसको बताना है कि रिलेशनशिप क्या होता है। बिल्कुल। और वाइफ अपने हिसाब से सोच रही है मुझे इसको बताना है कि रिलेशन, हालांकि ये यहाँ से इस बुनियाद का आगाज़ होता है कि बोथ गॉट टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में आए हैं और एक ऐसे जर्नी पे हैं जिसके बारे में हम दोनों नहीं जानते। बिल्कुल। और हम दोनों ने शेयर्ड एक्सपीरियंस के साथ इसको लेके चलना है। ये जो बेसिक परसेप्शन है ना, जो स्टार्ट होता है किसी भी सफ़र का, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा सफ़र ठीक कट जाता है। अगर उसका स्टार्ट गलत हो जाए, उसकी डेस्टिनेशन गलत मार्क हो जाए, तो वो सारे का सारा गलत हो जाता है। या और आसान लफ्ज़ों में, मैंने अभी आपने इमीडिएटली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अगर स्टार्ट में हमें क्लियर है ना कि हमने बात किस मौजू पे करनी है और बात को किस तरफ लेके जाना है, ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम ऑटो में ही बहुत अच्छे फ्लो पे चल जाएगा। अगर हमारा ये कोऑर्डिनेशन नहीं है ना कि हमने एक्चुअली प्रोग्राम का आउटकम क्या लेना है, ऐसे ही है, या ये प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम बीच में फिर स्लिप कर जाएंगे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो रिलेशनशिप भी बिल्कुल इसी तरह है कि सबसे पहले 3-4 चीज़ें हमें याद, एक जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ रहा है वो खुद एक नॉर्मल इंसान है, वो मेरा कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, वो मेरा कोई अंडर कमांड नहीं है जिस पे मैंने कमांड करनी, वो मेरा पार्टनर है, नंबर 1। सेकेंड थिंग, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए आपकी ईगो इम्पोर्टेंट है या आपके लिए आपका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए आपकी वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जिसको शादी से पहले शायद आपने अच्छे से समझा भी नहीं है और एक आप बस लेके चलते रहे हैं, या कि आपको वो इंसान इम्पोर्टेंट है जिसके साथ आप पार्टनर बनने जा रहे हैं। ऐसे ही। और तीसरी चीज़ आपको ये जहन में रखनी है कि आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू हैव बेबीज़। एग्जैक्टली। आपका ये रिलेशनशिप उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा और आप अपने आने वाली जनरेशन को कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे ही। ये डिसीजन आपको स्टार्ट से लेना है। जब आप स्टार्ट से ये डिसीजन लेके अपने रिलेशनशिप का आगाज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं उस एडवाइस की तरफ। आपने कहा कि एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इन एवरी डे लाइफ हमारे कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि किसी दूसरे ने कोई बात की तो फ़ौरन हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमारा एक ख़ास किस्म का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। मे बी वो पास्ट से रिलेटेड होगा, किसी एक्सपीरियंस या किसी चीज़ के।
बट आपको कॉन्शियसली ये सोचना है कि जो आगे वाला इंसान है वो मेरा पार्टनर है, एक इंसान है, उससे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, ठीक है, उसका एक पर्सनल उसका भी बैगेज हो सकता है, मुझे उसको भी अंडरस्टैंड करना है. सो एम्पैथी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज ए हस्बैंड. और एज ए हस्बैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि आपके पास एक खातून के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा लेवरेज है बीइंग अ मैन. बिल्कुल. जिस तरह एक मर्द इंटरेक्ट कर सकता है बाहर की सोसाइटी में, उस तरह औरत नहीं कर सकती. बिल्कुल ऐसी है. जो पावर्स एक मर्द को उसके समहाउ सोसाइटी ने दी हैं, उसके लॉ ने दी हैं, वो शायद औरत को उतनी नहीं होंगी. है ऐसी है. जिस तरीके से एक मर्द बाहर सोसाइटी में घूम फिर सकता है जिस आज़ादी के साथ, औरत उतना नहीं कर सकती है. जो डिसीजन पावर एक मर्द को शायद मिली है वो एक औरत के पास नहीं है. जो फिजिकल हेल्थ और बॉडी की बायोलॉजिकल अपर एज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर एक मर्द के पास है, वो औरत के पास शायद उस तरह नहीं है. एक बंदा जितना मजबूत हो सकता है, औरत फिजिकली उतनी नहीं. तो ये कुछ एज है जो है हाँ इशू, जो कि आपके जैसे जो आपने एग्जांपल दिया वो दैट इज मोर इन द फीमेल्स, और उसके साथ मूड स्विंग्स और ये सारे ये आपको वीक बनाते हैं. जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के हाथों में खेले जा रहे होते हैं, मेल में शायद ये चीज़ कम है, वो स्ट्रॉन्गर इसलिए तो आपने यहाँ से जब स्टार्ट लेना है कि आपके पास ये लेवरेज है, तो आपने इस लेवरेज को पॉजिटिवली यूज़ करना है, नेगेटिवली यूज़ नहीं करना. बिल्कुल. ये पहली चीज़ मर्द को सोचनी है कि जो दूसरा इंसान है वो अगर किसी तरह से इमोशनली, फिजिकली या किसी भी हिसाब से मुझसे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आ रहा है, तो मुझे उसको किस तरीके से डील करना है. वो और ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएगा जब मर्द अपने आप को उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तो एक मर्द पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा आ जाती है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, चीज़ों को टॉलरेट करने की. अब अगर बात करें खातून की, वाइफ की, अब उसकी जिम्मेदारियां डिफरेंट हैं मर्द से. मर्द की जिम्मेदारियां मोस्टली आर एक्सटर्नल, घर से बाहर ज़्यादा अफेक्टिव और वो सारा कुछ है, बट वो घर के अंदर का इन्वायरमेंट औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जैसे कहते हैं कि एक औरत अपने रवैये से, अपने ऑरे से, अपने आपको कैसे वो कैरी करती है, कैसे वो कम्युनिकेट करती है, वो एक माहौल को इतना खूबसूरत बना सकती है कि शायद जितना मर्द नहीं बना सकता. बिल्कुल. जहाँ पे 4 मर्द बैठे होंगे और वहाँ पे 4 औरतें बैठे होंगी तो माहौल डिफरेंट हो जाएगा. इट्स वेरी नेचुरल. लेकिन वही औरत अपने ज़रा से टेंट्रम से, ज़रा से अपने रवैये से उस सारे माहौल को बर्बाद भी कर सकती है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के पास जाती है. तो उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि औरत के पास शायद करने को अलग से कुछ प्रैक्टिकल एक्शन करने को कम होगा, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसका जो रवैया है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो ओवरऑल माहौल के अंदर उसकी प्रेजेंस है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है. तो उसको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है. So there are lots of more advices we can give, but in this short time जो most easily understandable चीज़ है वो ये कि दोनों को एम्पैथी दिखानी है, एक दूसरे के शूज़ में जाके देखना है. जब हम हर चीज़ को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं. इवन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मुझे लेफ़्ट साइड से देख रही, मैं आपको राइट साइड से देख रहा हूँ. ऐसे ही है. अब हमें कुछ एक ख़ास सीन नज़र आ रहा है, आपको एक ख़ास आ रहा है. अगर हम ये सीट्स चेंज कर लें तो ऑल टुगेदर सीन चेंज हो जाएगा. ऐसे ही. सेकेंड इज़ द रोल जो हम दोनों प्ले. यू आर अ होस्ट, आई एम अ गेस्ट. इफ़ वी स्विच द सीट्स तो अगेन बहुत चेंजेस आ जाएंगी. तो ये चीज़ें हस्बैंड वाइफ को अंडरस्टैंड करनी है कि दोनों कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं एक घर को बनाने में, एक रिलेशनशिप को बनाने में. और अगर वो इस रोल को अंडरस्टैंड कर लें, इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड कर लें, इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो हर चीज़ ठीक हो सकती है. और अगर यहीं पे नहीं करते हैं तो यहाँ से ही एक डिस्ट्रक्शन का आगाज़ होता है. मैं कहता हूँ कि बेसिक फाइबर ऑफ द सोसाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. बिल्कुल. पेरेंट्स भी बाद में आती है, क्योंकि वो अच्छा रिलेशनशिप होगा तो वो पेरेंट्स बनेंगे एंड इट गोज़ टू द नेशनल लेवल. तब जाके एक नेशन बनती है. यही बच्चे, यही पेरेंट्स, यही बच्चे
हस्बैंड वाइफ बनते हैं, यही बच्चे पेरेंट्स बनते हैं, और यही बच्चे फिर बच्चे पैदा करते हैं, और वही बच्चे फिर नेशन बनते हैं. ऐसे इट हैज़ गॉट सच एन इम्पैक्ट. इसकी ये इम्पोर्टेंस है. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ हमारा टाइम कम है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे भी जहन में आ रहा था और आई थिंक इससे भी रिलेटेड है. ये जो रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों तरफ के जो है वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ठीक है. और ज़्यादातर उन्हें समझाया जाए तो कहते हैं कि जैसे काउंसलिंग के लिए हमें चाहिए होता है तो हम तो काउंसलिंग के लिए शेयर करते हैं, और पेरेंट्स से ज़्यादा कौन अच्छा होगा जो कि हमारे लिए सिंसेयर होगा, तो इसलिए वो सबसे बेस्ट है कि आपको उनसे शेयर किया जाए. लेकिन इसके रिपरकशंस हमने देखे हैं कि किस तरह से होते हैं. तो क्या आपका इसके बारे में व्यू है? अगर एक गाड़ी का ड्राइवर ऑनेस्ट हो, हाँ, अच्छा हो, केयरिंग हो, पॉजिटिव हो और दर्द दिल रखने वाला हो, आपके लिए बहुत अच्छे जज्बात रखता हो और आपसे मोहब्बत भी उसको बहुत ज़्यादा हो, वो आपकी मंजिल पे पहुंचाने का ख्वाह भी हो, लेकिन उसको ड्राइविंग ना आती हो, तो हाउ वुड यू से, वुड यू लाइक हिम टू ड्राइव? नो, डेफिनेटली. इट इज़ सो सिंपल. इट इज़ सो सिंपल. पेरेंट्स, अब चूंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ. अगर ये कोई बात बच्चा करता है तो पेरेंट्स माइंड कर जाते हैं. सो आई डोंट केयर पेरेंट्स माइंड करते हैं या नहीं करते, बिकॉज दिस माई मोस्ट टच पॉइंट. ठीक है. क्योंकि मैं 99% चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, उसकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम देखता हूँ तो वो पेरेंट्स की तरफ से आया होता है. ऐसे ही. I have counseled a 70-year-old man, I have counseled an 80-year-old man, और जब मैं उसके साथ बैठा था, मेरे से वो बड़े थे, ऐसे लोग हैं, एंड जब मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जब उनको जाना, तो पता चला कि आज भी इस एज में भी उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं. आज भी उनकी माँ, उनके बाप, उनके वालिद, उनकी तकलीफ़ें वो अपने अंदर महसूस करते हैं. तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब जैसे मैंने आपको ड्राइवर की एग्जांपल दी है, पेरेंट्स की ऑनेस्टी में या पेरेंट्स की मोहब्बत में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स ने अपने रिलेशनशिप की ठीक से केयर नहीं की तो आपको क्या सिखाएंगे? इट इज़ सो सिंपल. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको उससे बात करनी चाहिए जिससे आपको लगे कि ये आपको बता सकता है. जब भी आप किसी से एडवाइस के लिए, मशवरे के लिए बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात है कि यू आर सीकिंग समथिंग कि मुझे यही नहीं पता, गाइड मी. तो आप गाइडेंस उससे सीख करते हैं जिसको आपको भरोसा हो कि इसको खुद भी पता है कि गाइडेंस होती क्या और हाउ टू गाइड समवन. अगर आपने पहले एट द फर्स्ट प्लेस किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है, जो कि फॉर श्योर आएगा, आप चाहे कितने ही अफलातून या सियासतदान, साइंसदान बन जाएं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. अब डिपेंड करते कि उस वक्त आपने किसको इन्वॉल्व किया. बिल्कुल. अगर आपने एक गलत दोस्त को इन्वॉल्व कर लिया, गलत फैमिली फ्रेंड को इन्वॉल्व कर लिया, तो यू आर गोइंग टू हैव इट. एग्जैक्टली. तो ये सारा आपने जो एक क्रक्स बताया है कि लेट्स समराइज इट अप एज वेल, कि बेसिकली आपने डोंट शेयर इट विद द पीपल जिनका आपके अंदर स्टेक भी है. ठीक है. अगर आप बहुत ज़्यादा बेगम की तरफ होंगे तो वो कहेंगे कि जोरू का गुलाम बन गया है, हमसे दूर हो गया है, तो कोई ना कोई मशवरे में ऐसी अपनी तरफ की एक साइड की चीज़ ज़रूर ऐड करेंगे. बीवी जो है माँ से जब जाके शेयर करेगी तो वो माँ का दिल सेंसिटिव है, और बेटी जो है वो वैसे ही बड़ी नाजुक चीज़ होती है, तो कहते ये तो जुल्म कर दिया, ये तो मार दिया इसने उसको, जबकि ऐसा होता नहीं है. शायद 50% बात ख़राब हुई होगी, ठीक है, लेकिन वो अब क्योंकि बेटी की ज़बान से सुन रही हैं तो वो देख नहीं रही हैं, और बेटियां वैसे भी कभी इमोशनल हो जाती हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी देती हैं. ठीक है. सो इट विल हैपन, इसके इमोशन है ना, हाई हो जाता है. तो होता क्या है कि आपके तो हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए, आपने हस्बैंड की जो वहाँ पे बात बता दी, जो इंप्रेशन बना दिया, वो पेरेंट्स आपको कंटिन्यूसली फिर उसी इंप्रेशन के साथ बात यूज करेंगे, यूज करेंगे. एंड प्लस वो मोहब्बत में ना वो सोच भी नहीं पाएंगे कि
कि अगर अगली सिचुएशन हुई है तो फॉर ऑटोमेटिकली बेटी की साइड लेंगे, Exactly. जबकि शायद जो हस्बैंड था या So उनका true. बेटा लॉ था वो ठीक था इन बातों के ऊपर। तो मैं इसलिए इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ कि आप अपने पेरेंट्स जो है ना, वो उनकी एज ऐसी है, आप उनको इन मामलात So में true. इन्वॉल्व नहीं बहुत अच्छी करें। बात की बी आपने। रियलिस्टिक, आप खुद के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ बात करें, जिसके साथ प्रॉब्लम है उससे बात करें, वो चीज़ ये ठीक करेंगे। लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली, पेरेंट्स क्या, आपके सिबलिंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। फ्रेंड्स भी वो चूज़ करें जो कि अक्सर उनके भी बीच में स्टेक्स होते हैं कि अच्छा यार मेरा दोस्त है, ये सब है। इन चीज़ों को छोड़ के एज यू नो इस्लामिकली आवर रिलीजन ऑल्सो सजेस्टेड, गो फॉर ईच अदर। काउंसलिंग के लिए फिर वो हो जो न्यूट्रल बंदा हो। तो ये बहुत सारी सजेशन है। ये टॉपिक इतना लंबा है डॉक्टर साहब के, इसके ऊपर ये टाइम जो है ना ये बिल्कुल इनफ नहीं है। इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे और कोई हम ये 30 मिनट से ज़्यादा, हमको 40-45 मिनट्स का सेशन रखेंगे। तो उम्मीद है व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमने बड़ा स्पेशल चूज़ किया था और वो था हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेज। हमने न्यूट्रल होकर आपको चीज़ें बताने की कोशिश की, ना ही हस्बैंड का कसूर ना ही वाइफ का कसूर, दोनों ने मिलकर इस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। डेफिनेटली वी आर नॉट द हाईएस्ट एक्सपर्ट, हर रिलेशनशिप के आप लोग खुद एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए हमने छोटी सी सजेशन दी थी। उम्मीद है कोई सीख के पॉजिटिव चीज़ें अपने रिलेशनशिप में लेके आएगा, और स्पेशली अपने बच्चों को आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों से, रिलेशनशिप के जो भी आपके फोज एंड फाउंस हैं या लड़ाइयाँ हैं, इनसे दूर रखिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद साहब। इंशाल्लाह दोबारा इनको बुलाएंगे और बात करते रहेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेती हैं उज़्मा अजमल, क्योंकि ज़बरदस्त से बाकी भी प्रोग्राम्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो एक नया प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान का लेके दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।